नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे नीट के लिए वो बताए हैं, जिसको लास्ट टाइम पर आपको जरूर ही रिवाइज करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको आप अच्छे से देख कर जाएं। पढ़ना आपको सारा होता है, लेकिन लास्ट में क्योंकि सारा तो रिवाइज नहीं कर पाते हम, तो इन टॉपिक को जरूर ध्यान से देखें, हम ये चाहते हैं। तो उसी सीरीज में बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का अपना रह गया था, आज हम उसके टॉपिक भी बता देते हैं। इससे पहले हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के करा चुके हैं, आप उनको देखिएगा और तीनों को कलेक्ट करके एक साथ आप बेंच लिख लीजिए और तैयार कीजिए। तो फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हमें लगते हैं कि पॉसिबिलिटी जिनकी अच्छी हो सकती है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है बेटा मोल कंसेप्ट। लगभग 2 क्वेश्चन तय हैं कि मोल कंसेप्ट से आएंगे। आमतौर पर आपके 15 क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत फिजिकल से ज्यादा आ जाता है, बट 16-17 उससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। सो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन हर सेक्शन से मैं मानता हूं, तो मोल कंसेप्ट से लगभग 2 क्वेश्चन तय है। इसमें पहला लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स किसमें है, ऐसा पूछा जाता है। निश्चित तौर पर मोल कंसेप्ट है तो पूरे चांसेस है कि न्यूमेरिकल आएगा। वैसे भी केमिस्ट्री में फिजिकल वाले हिस्से से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो मोल कंसेप्ट में पहला प्रश्न है कि किसमें ज्यादा एटम है। लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। जैसा हमने कहा कि आज हम केवल टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है कंबंशन बेस्ड न्यूमेरिकल, जैसे दहन करवाते हैं ना हाइड्रोकार्बन का दहन ज्यादा आता है। ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा पूछते हैं हाइड्रोकार्बन के दहन से संबंधित क्वेश्चन, है ना, कंबंशन। हालांकि और दूसरे भी आ सकते हैं, पर ज्यादातर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आता है मोल कंसेप्ट में, वो ऑर्गेनिक का ज्यादा आता है। इनऑर्गेनिक का हमने ज्यादातर नहीं देखा, यानी ऑर्गेनिक की रिएक्शन का कनेक्शन मोल कंसेप्ट से करके आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। यानी मोल कंसेप्ट में बच्चों हम कह सकते हैं कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट, और कंबंशन बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे हमें लगता है कि लगभग 2 सवाल आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आसान चैप्टर है, फिजिक्स के साथ कॉमन भी है। बोर मॉडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि इसमें रेडियस का फॉर्मूला है, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला है, और इसमें स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है, रिडबर्ग वाला। सारे बोर मॉडल के पर ही बेस्ड हैं। उनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, हाइजेनबर्ग से भी कभी कभी आ जाता है, डी ब्रोग से थोड़ा ज्यादा संभावना है। क्वांटम नंबर से ये बिल्कुल स्टार है ना, ये तो तय है कि क्वांटम नंबर का क्वेश्चन लगभग आएगा ही। इसमें बहुत वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, आपको क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से मिलेगा, इससे भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं लगभग, ठीक है ना। लेकिन यह तय है कि क्वांटम नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस रखता है कि आपको मिलेगा ही। तो एटॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर माना जाएगा। अगला चैप्टर देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें मेनली गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें पीवीएनआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल, ये भी आपके फिजिक्स में भी आते हैं, वहां से कॉमन है, वहां पर भी आते हैं ऐसे प्रश्न। ग्राम्स लॉ, ये किसके लिए बेटा, ये डिफ्यूजन के लिए है या इफ्यूजन के लिए है ना। यानी कि विसरण और निसरण से संबंधित जो ग्राम्स लॉ है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रेट जो है वह उसके अणुभार के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी पूछी जाती रही है। इससे पहले बहुत कम आपका एनसीईआरटी से बाहर आता है, आजकल तो आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद इस पर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इससे पहले एआईपीएमटी में इस पर सवाल देखे गए। एनसीईआरटी में नहीं होने के बावजूद इसको हमने चुना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप जानते होंगे, जेड, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर भी प्रश्न आता है कि जेड कब हाई है कब लो है। जो गैसें आसानी से संपीड्य हैं उनका जेड कम है, ठीक है। वांडरवाल कांस्टेंट ए बी, निश्चित तौर पर इसके ऑर्डर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि किसका ए ज्यादा होगा किसका कम होगा, या फिर इनमें से कौन ज्यादा विचलन दर्शाएगा कौन कम दर्शाएगा। वांडरवाल इक्वेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें यह प्रश्न ज्यादा देखा जाता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी, है ना। तो ये ए और बी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करना। तो ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है। बढ़ते हैं आगे, इक्विलिब्रियम। इसमें हमने दोनों इक्विलिब्रियम को एक साथ लिखा है, इसलिए ज्यादा टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं।
क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी दोनों एक साथ हैं, केमिकल एज वेल एज आयोनिक। ठीक है, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे। ठीक है, और उसमें से अक्सर एक आपका किससे रहेगा, केमिकल से, और 2 आपके किससे रहेंगे, आयोनिक से। ठीक है, लगभग मान के चलें कि 3 क्वेश्चन आपको इस हिस्से से मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे पहले केपी-केसी के रिलेशन वाले आ सकते हैं। किसी एक इक्वेशन का K1 दे दिया, किसी और इक्वेशन के लिए पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि मुझसे इस इक्वेशन का K इक्विलिब्रियम दे दिया गया और मुझसे इस इक्वेशन का K इक्विलिब्रियम पूछ लिया गया। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, उनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इसका K इक्विलिब्रियम मुझे दे दिया और इसका K इक्विलिब्रियम मुझे पूछ लिया। इस तरह के प्रश्न अच्छे से तैयार करें। टेम्परेचर का इफेक्ट कभी कभी प्लॉट देके भी पूछ लेता है, वांट ऑफ इक्वेशन वाला। ली शैटली प्रिंसिपल नो डाउट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ली शैटली प्रिंसिपल जिसमें अनुकूल परिस्थितियां पूछी जाती हैं विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए, टॉप पर रहती है अमोनिया निर्माण वाली और SO3 वाली, है ना। अक्सर इन दोनों से प्रश्न हमने देखा है ली शैटली में। जानते हैं, उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। KSP एंड पीएच, KSP तो खैर प्रश्न आएगा ही आएगा, लगभग तय है। जैसे क्वांटम नंबर से लगभग तय होता है, उसी तरह से KSP से तय होता है। पीएच के न्यूमेरिकल भी निश्चित तौर पर देखे जाते हैं। बफर आ सकता है, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, या फिर उसके पीएच से संबंधित कोई भी सवाल। और एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर यानी संयुग्मी अम्ल क्षार, इस तरह के प्रश्न देखने में आ सकते हैं। कुछ ऑर्डर भी ध्यान रखें आप, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर भी देखे जाते हैं, वो इसके साथ ही पढ़ने में आ जाते हैं, कोई अलग से उसके लिए नहीं पढ़ा जाता, ये ऑर्डर यहीं पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको यदि मुझसे कहा जाए कि इस पूरी स्लाइड में सर एक क्वेश्चन कोई करना है तो कौन सा करूं, तो 100% KSP प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें भी सबसे खास मैं बता दे रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। थर्मोडायनेमिक्स अक्सर थोड़ा कम पसंद आने वाला टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, हालांकि दोनों में आता है। फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर कॉमन टॉपिक है। हालांकि केमिस्ट्री के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो थोड़ा अलग से तरह के क्वेश्चंस वहां दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें थर्मोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन भी आता है, जिसमें हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रश्न दिखाई देंगे, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखाई देंगे, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखाई दे सकता है, -PdV वाला, साइक्लिक प्रोसेस वाला, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क जो है उसके 2 अलग अलग फॉर्मूले। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। ये नो डाउट काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों ही। और इन दिनों कुछ सालों में, बीते 4-5 सालों में एंट्रोपी पर बहुत फोकस होने लगा है। कब एंट्रोपी बढ़ रही है, कब एंट्रोपी कम हो रही है, किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, किस में कम होती है, अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी की गणना करना, इस तरह के प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जहां डेल्टा Ng का मान यदि पॉजिटिव होगा तो डेल्टा S भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक छोटा सा हिंट है, मैं यही दे रहा हूं, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न ज्यादा देखा जाता है। यदि गैस के मोल बढ़ रहे हो प्रोडक्ट साइड, तो वहां एंट्रोपी बढ़ रही होगी। ठीक है, बाकी वो रबर बैंड को स्ट्रेच करना, अंडे को हार्ड बॉईल करना, इस तरह के कुछ उदाहरण जरूर देखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट 12th का चैप्टर, क्रिस्टल के एग्जाम्पल, इसमें भी यदि देखा जाए तो SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, इन पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। ग्रेफाइट, इनके एग्जाम्पल्स पर अधिक प्रश्न दिखाई देते हैं। यूनिट सेल जो ब्रेवे क्रिस्टल है उसमें 7 याद करने हैं नो डाउट, लेकिन हेक्सागोनल पर विशेष बात है, क्योंकि इसमें गामा 120 का होता है, देखते ही पहचान में आ जाता है। हेक्सागोनल को सबसे ज्यादा पूछते उन 7 में से 7 ब्रेवे क्रिस्टल हैं, 14 तरह के लेटिस पॉसिबल हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेक्सागोनल पर आता है। R और A बेस्ड न्यूमेरिकल, ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड में माना जाएगा। ये और डेंसिटी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं R और A में। कैसे? SCC के लिए R और A में रिलेशन, FCC के लिए R और A में रिलेशन, एंड BCC के लिए R और A में रिलेशन। उसका क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि वह √3 और √2 आते हैं, जिनका इस्तेमाल करना कभी भी आसान नहीं माना जाता। जिनका डिवाइड करना, देखो इनटू तो आराम से हो जाता है, लेकिन डिवाइड करना आसान नहीं होता।
तो इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। डेंसिटी का न्यूमेरिकल आएगा और एग्जाम में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी टफ होती है। तो डेंसिटी पे थोड़ी सी मेहनत करके जाइएगा और करना इसको, पर मेरे ख्याल से पेपर के लास्ट में करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती है। कभी कभी हम फंस जाते हैं, वो होता भी नहीं है और टाइम भी खर्च हो जाता है। तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल आप लास्ट में अटेम्प्ट करें तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये अक्सर परेशान करता है बच्चों को। फिर है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें खास तौर पर हमने देखा है फेरोमैग्नेटिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फेरोमैग्नेटिक का ज्यादा पूछते हैं इन दिनों, जिसमें Fe है, CO है, Ni है, CrO2 है, बहुत सारे हैं लेकिन ये खास है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके एंटी फेरो, फेरी, पैरा, डाई, उन पर भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करने और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। फिर इसमें डिफेक्ट को देख सकते हैं, डेंसिटी किसमें ज्यादा किसमें कम, इस तरह का प्रश्न देखने मिल सकता है, पर जो खास खास थे वो मैंने बता दिए। सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स में न्यूमेरिकल नो डाउट, मोलैरिटी, मोलैलिटी वाले, मोल फ्रैक्शन वाले। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है ना। इस पर भी प्रश्न देखने को मिलता है, इस पर भी प्रश्न देखने को मिलता है। पाई आप जानते ही हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, यानी कि परासरण दाब। और यह क्वेश्चन तो आता ही है कि भैया इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बजाय ज्यादा बेटर है कि इससे मैं कौन सा टर्म यूज करूं, फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि ठीक है, लेकिन अक्सर यहां क्वेश्चन आपको फ्रीजिंग पॉइंट देखने मिलेगा। तो किसमें ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है, किसमें कम फ्रीजिंग पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन जो आधारित होता है वॉन ऑफ कारक पर। अक्सर वॉन ऑफ कारक वाले से ही यह प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उम्मीद है आप समझते हैं कैसे करना है। काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल्स ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तीन तरह के आते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन पर ऑर्डर पूछा जाता है। ऑर्डर के लिए अलग से ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आता ही आता है। अक्सर ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन इस तरह दी गई होती है ना। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ जो K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R है, इससे भी कई प्रश्न देखे जाते हैं। आरएनएस इक्वेशन नो डाउट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी फॉर्म पर प्रश्न देखे जाते हैं। आरएनएस इक्वेशन पर हर तरह से क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। आरएनएस इक्वेशन, नन्स्ट इक्वेशन और गिब्स इक्वेशन, ये तीन कई बार ये तीनों ही पेपर में दिखती हैं, पर इन तीन में से कोई ना दिखे ऐसा पेपर नहीं बनता। हमने नहीं देखा कि गिब्स इक्वेशन या आरएनएस या नन्स्ट सभी से गायब हो प्रश्न, ऐसा नहीं होता है। अक्सर हमने देखा है कि इन तीनों से ही प्रश्न दिखाई देते हैं। तो आरएनएस को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यह भी अक्सर थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो इसमें मैं बता देता हूं। एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, एक्वस सॉल्यूशन वाले है ना, जलीय विलयन वाले, अरे जिसमें कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बन जाती है, वो प्रश्न। नन्स्ट इक्वेशन करनी ही है, न्यूमेरिकल मिलेगा ही। एक फेराडे लॉ पर और कोलराउस लॉ पर भी न्यूमेरिकल मिलते हैं। कोलराउस लॉ पर कई तरह के न्यूमेरिकल देखे जाते हैं। अक्सर वो ध्यान होगा एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड के लिए लैम्ब्डा 0 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, एक बेसिक आइडिया ले लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्यूल सेल की इफिशियंसी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, जो डेल्टा G बाई डेल्टा H से निकाला जाता है ना। ये फ्यूल सेल की इफिशियंसी, ये क्वेश्चन भी बनते देखा है हमने। एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे ABCD 4 मेटल हैं, उनके SRP या SOP वैल्यू दे रखी होंगी, और आपको पूछा गया होगा कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑर्डर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित आ सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मामला हुआ। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है, अक्सर याद होने में थोड़ी समस्या करता है, लेकिन फ्रेंडलिच आइसोथर्म, इसमें एक क्वेश्चन पेटेंट है, 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये तो फिक्स ही है, ठीक है ना। फ्रेंडलिच करना है। एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म यहीं पर बता देता हूं कि डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S तीनों के मान ऋणात्मक होते हैं, यह प्रश्न देखा जाता है। कोलॉइड के एग्जाम्पल, उसमें अक्सर फॉग, क्लाउड,
मिल्क, इन पर ज्यादा प्रश्न हमने बनते देखा है। बाकी भी आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम्पल, और कैटलिस्ट के एग्जाम्पल आपको करने हैं। हार्डी-शुल्जे लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सबसे बढ़िया या सबसे आसानी से स्कंदन या कोगुलेशन कर देगा, या कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा है, कोगुलेशन वैल्यू। हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। कोगुलेटिंग पावर जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के, यानी स्कंदन का क्षमता स्कंदन मान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको बहुत ढंग से करना है क्वेश्चन को, इसमें फंस जाते हैं कभी कभी, हालांकि आसान होता है। फिर एक रेडॉक्स और ले सकते हैं। रेडॉक्स में अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा। इसमें CrO5 कई बार देखा गया है, ऑक्सी एसिड में पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। और एक चीज और ऐड कर देता हूं, H2O2 कब रिड्यूसिंग एजेंट है और कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि इसे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी माना जाता है, कब ऑक्सीडाइजिंग है कब रिड्यूसिंग है, ये भी बहुत बार हमने देखा है कि क्वेश्चन आता है। इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए, ठीक है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, वैसे तो कोई भी इक्वेशन आ सकती है, पर अक्सर ये बैलेंसिंग पूछते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड। उन्हीं से रिलेटेड बैलेंसिंग ज्यादा आती है जो बहुत ही आसान होती है। आपके डीएफ ब्लॉक में भी वो बात काम आती है। डीएफ ब्लॉक में भी KMnO4 और K2Cr2O7 सारी रिएक्शंस गिवन है, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो उसकी बैलेंसिंग भी वो उसी की पूछ लेते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 की। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक थे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिनकी आने की अच्छी पॉसिबिलिटी हमको लगता है कि नीट में अच्छे से आप इनको प्रिपेयर करें। बाकी भी करना है, इनको बहुत अच्छे से करना है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और भी आगे आपकी क्या हम मदद कर सकते हैं वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।